गाइस, वेलकम टू लर्नर्स हब। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फोर्स एक ऐसा पुश और पुल है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा पुश और पुल है जो भी ऑब्जेक्ट को या तो वो स्टिल होगा तो उसको मूव करा देगा, और अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टिल कर देगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स के क्या इफेक्ट होंगे, वो या तो उसका शेप चेंज कर देगा, ठीक है, या फिर वो उसको मूव करा देगा। अगर वो स्टिल होगा तो उसको मूव करा देगा। दूसरा, अगर वो मूविंग होगी बॉडी तो उसको स्टिल करा देगा। थर्ड हमने पॉइंट पढ़ा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या था कि एक कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये बुक है और ये एक टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, तो इधर से भी सेम फोर्स लगाया गया और इधर से भी सेम फोर्स लगाया गया। ये बुक जो है वो हिलेगी नहीं, बिल्कुल भी अपनी जगह पे बनी रहेगी, तो ये कहलाएगा बैलेंस फोर्स। अगर यहाँ से, लेकिन बट अनबैलेंस फोर्स में क्या है कि अगर यहाँ से एक फोर्स लगाया गया वो ज्यादा है और इधर से जो दूसरी साइड से फोर्स लगाया जा रहा है वो कम है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस साइड मूव करेगा। जिधर की भी फोर्स ज्यादा होगा वो उस साइड मूव करेगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स होगा। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में। मैंने जैसा कि बताया था, फ्रिक्शन इज जस्ट लाइक योर गर्लफ्रेंड। आप सीधे रास्ते जा रहे हो, वो लगेगा उल्टी तरफ, मतलब सीधे आप पैरों से जा रहे हो और वो आपके पैरों में उल्टी साइड लगेगा। तो गर्लफ्रेंड भी इसी तरह की होती है। आप कहीं जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, उल्टा ही चलना है। बॉयफ्रेंड भी इसी टाइप के होते हैं, मतलब उल्टी डायरेक्शन में हमेशा काम करेगा। नेक्स्ट हमारा था, हम तो कोई वो रामदेव या मोदी जी तो है नहीं। जैसे फ्रिक्शन क्या होता है, आइस जो भी फ्रिक्शन के बिना आपका चलेगा भी नहीं, आपका काम भी नहीं चलेगा। अगर फ्रिक्शन, जैसे आइस पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, घर्षण बहुत कम होता है, तो क्या होता है, आप उस पर सिंपली चल नहीं पाते हो। तो हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं कि हाँ रामदेव बाबा हैं या मोदी जी हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं है तो भाई चलो स्लाइडिंग ही कर लेते हैं आइस पे। हम लोग को तो नॉर्मली है, तो हम लोग को तो चलना ही है उस पर। तो फ्रिक्शन इज जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड। आप जिस डायरेक्शन में जाओगे फ्रिक्शन दूसरी डायरेक्शन में काम करेगा, उसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, उसके बिना आप चल भी नहीं पाओगे इवन। सो फ्रिक्शन इज दैट। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टिल है तो वो स्टिल ही बना रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो मूविंग ही बना रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, ठीक है। सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये एक तरह से वाइफ की तरह होता है, वो जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो आपको बदल डालेगी लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जड़त्व में यही होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन को चेंज करने का या अपनी जो भी उसकी कंडीशन है उसको चेंज करने का विरोध करती है। सो ये हो गया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को मोशन ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो ये चीजें हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी। अब इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सो वी हैव अ ग्लास, पेपर एंड सिक्का। पहली बार में हो जाएगा नहीं हो जाएगा कुछ पता नहीं है, ट्राई करते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अपनी जो भी जिस भी कंडीशन में है, स्टिल कंडीशन में है, अब ये अपनी कंडीशन को चेंज करने का विरोध करता है, ठीक है। ये अगर हम ये किसके ऊपर है, एक बॉडी के ऊपर है, ठीक है, दूसरी बॉडी के ऊपर है। तो अगर हम इसको मूव कराएंगे तो ये जो सिक्का है ये विरोध करेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं इधर ही बना रहूंगा, ये मूव नहीं करेगा। ये देखिए, ये गया इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही बस में भी होता है या कार में भी होता है। जब बस चलती है, जैसे ये बस चल रही है, ठीक है, हमारे पैर, ये मान लीजिए हम हैं, हमारे पैर रहते हैं
हमारे पैर रहते हैं जमीन पे, पूरी नीचे वाली बॉडी रहती है बस के अटैचमेंट में रहती है, तो वो तो उसके साथ चलती रहती है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो जो ऊपर वाली बॉडी होती है वो मूव कर जाती है। सो ये एक तरह से लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करती है, जड़त्व के नियम को फॉलो करती है। जो जिस कंडीशन में मैं हूँ उसी कंडीशन में वो बनी रहेगी। जैसे सो वी हैव अनदर एक्सपेरिमेंट जो अभी हम करने वाले हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर। ये हमारे पास कुछ सिक्के हैं, ठीक है। सो आज हमने रिवीजन किया है लास्ट क्लास का, और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हम बात करेंगे मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हैज़ टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड ऑन बाय अ आउटसाइड फोर्स। मोमेंटम वो है जो कोई भी बॉडी को लगातार गति की अवस्था में बनाए रखता है एक ही डायरेक्शन में, जब तक कि उस पर कोई दूसरा फोर्स ना लगाया जाए। मतलब कि कोई गाड़ी अगर चल रही है तो वो चलती ही रहेगी मोमेंटम की वजह से, जब तक कि उस पर दूसरा कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, उस पर ब्रेक ना लगाया जाए या बाहर से उसको रोका ना जाए, तब तक वो चलती ही रहेगी। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। संवेग, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। नेक्स्ट इज मोमेंटम डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस किस पर मोमेंटम डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है हमारे मास पर, मतलब जो मोमेंटम, इसको हम डिनोट करते हैं पी से, इसको हम डिनोट करते हैं पी से, और ये डिपेंड करेगा जब मास पर, और ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। कैसे डिपेंड करता है चलिए देखते हैं। मास पर डिपेंड करेगा, जैसे कि कोई भी हल्की चीज़ है, कोई भी एक कार है या एक साइकिल है और एक कोई भी है ट्रक, ठीक है, दोनों ही सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। मान लीजिए वेलोसिटी इसकी है 60 मीटर पर सेकेंड, दोनों ही सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और आगे इस डायरेक्शन में दोनों ही जा रहे हैं, और आगे एक आदमी खड़ा है, दोनों मतलब बराबरी पे खड़े हैं और एक आदमी बढ़िया खड़ा है यहाँ पर। अब कार ने टक्कर मारी और ट्रक ने टक्कर मारी, तो उसका इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ट्रक का ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है। तो कार अगर मारेगी तो मान लो गिर गया, हड्डी पसली टूट गई, लेकिन जब ट्रक मारेगा तो बचने की कोई भी उम्मीद नहीं रह जाएगी। दिस इज मोमेंटम ऑफ मास, मतलब ये मास पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे कि जब मास देखो इक्वली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, इक्वल में सबसे ऊपर लिखा है, अगर ये मास हम नीचे लिख देते तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता, तब मास बढ़ता तो मोमेंटम घटता, लेकिन अभी ऊपर ही है ये, तो मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी की बात है। सो वेलोसिटी में क्या करेंगे, वेलोसिटी पे ये कैसे डिपेंड करता है। मान लो एक बुलेट है, एक ये बुलेट है, बुलेट डिज़ाइनर है मेरी, ये बुलेट है और ये जा रही है, ठीक है, ऐसे हमने हाथ से ली और फेंक दी, कुछ होगा किसी भी एक आदमी को हमने बुलेट फेंक के मारी तो कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम इसको स्पीड दे दें, गन से मारे इसको, तो आदमी खर्चा हो जाएगा। सो ये होता है स्पीड का खेल। कोई भी चीज़ जब स्पीड से आती है तो उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। अब बुलेट नॉर्मली हम हाथ से फेंक के मारेंगे तो आदमी को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब स्पीड उसकी बढ़ जाती है तो वो दिमाग के भी खरपच्चे उड़ा देती है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, मोमेंटम किस किस पे डिपेंड हो गया, एक तो मास पे और दूसरा हो गया हमारी स्पीड पे, वेलोसिटी पे। यही लिखा हुआ है P = mv,
P इज इक्वल्स टू mv, P मोमेंटम, m मास और v वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। चलो बात करते हैं मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम पहले था, हम लोगों ने मोमेंटम का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? एम वी। मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने एम वी। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मतलब पहले उसका जो वेलोसिटी है वो कुछ और थी और अब उसकी वेलोसिटी कुछ और है। मान लिया हमने उसकी वेलोसिटी पहले u थी, अब हो गई उसकी वेलोसिटी v। तो पहले मोमेंटम क्या रहा होगा? mu, और अब कितना हो गया? mv हो गया। तो कितने का चेंज आया? मान लो पहले मोमेंटम 2 था, अब हो गया 4 का, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो चेंज कितना आया पता चल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम हो गया mv माइनस mu। ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें? ये बोल रहा है अब कि चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज। अब बोल रहा है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को क्या करेंगे? देखो अभी हमने लिखा था एम वी माइनस एम यू, ये हो गया था चेंज इन मोमेंटम। अब बोल रहा है रेट ऑफ चेंज। किसी भी चेंज का रेट बोला जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये होती है दर। यानी कि हम इसको इसमें क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड करते हैं। मतलब इस टाइम पर मोमेंटम ये रहा था, दूसरे टाइम पर मोमेंटम चेंज हो गया। अब टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है हमने। इसके देखो ये लिखा है लास्ट में, लास्ट स्टेंज और पढ़ लेते। प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड बैलेंस ऑफ फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। एक कोई फोर्स लग रहा था अनबैलेंस में ही चीज मूव करेगी, बैलेंस में तो मूव करती नहीं है। तो अनबैलेंस फोर्स में ये इसके फोर्स के जो टाइम है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। जैसे कि देखा है हम लोगों ने, जब क्रिकेटर जो लोग होते हैं बॉल कैच करते हैं तो वो हाथ को अपने पीछे ले जाते हैं, वो टाइम बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। तभी जब फोर्स कम हो जाता है तो उनके हाथ में चोट वगैरह नहीं लगती। आप सीधे ही आगे करके हाथ लगा दिया और बॉल पकड़ ली तो हाथ तो गया ही, हड्डी बड्डी टूट जाएगी उसकी। सो इसीलिए टाइम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके टाइम बढ़ाते हैं तो फोर्स वो कम हो जाता है। जैसे कि जब कोई ऊंची कूद वगैरह होती है, जब कोई कूदता है तो वहां पर बालू, रेत या कुछ मतलब जो भी जिसमें भी आदमी धंस जाए, गिरने का टाइम बढ़ जाए, हम ऐसी चीजें यूज करते हैं। बालू में अगर डायरेक्ट मिट्टी में कूदोगे तो उसी पे गिर जाओगे बिल्कुल, लेकिन अगर बालू पे कूदोगे तो गिरने का टाइम तुम्हारा बढ़ जाता है। तो जब गिरने का टाइम बढ़ेगा तो फोर्स हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये चीज जब बढ़ेगी तो दूसरी चीज अपने आप घट जाएगी, और फोर्स जब बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। इसी का और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ये क्रिकेटर वाला हो गया, दूसरा ऊंचा कूदा वो हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ के और फर्स्ट लॉ के रह गए जो न्यूमेरिकल्स, वो हम आगे वीडियो में काम करेंगे। अभी ये बताइएगा कितना चीज़ें समझ में आई हैं आपको कि नहीं, और कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसको सॉल्व करूँगी। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय।